नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट का जो 2022 का पेपर 4 है उसके बारे में। और हम जो टॉपिक लेंगे वो है फिजिक्स, और इसका पार्ट 1 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 2 पार्ट में है ये पेपर, तो पार्ट 1 हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको, अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर्स। तो ये जो पेपर लिया है हमने इस बुक से लिया है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी इस बुक में दिया हुआ है। तो थ्योरी के लिए आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, और पेपर हमने इस बुक से लिया है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है ये लेते हैं हम यहाँ पे, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है। तो न्यूटन जो होता है ये फोर्स की एसआई यूनिट होता है, वेबर जो होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है, हेनरी जो है इंडक्टेंस का होता है, जूल एसआई यूनिट होती है वर्क की। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आया था और इसको मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कार इज गिवन बाई एक्स इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3, व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे मैं x को लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को, ये है 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 3। अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूँ, तो ये आता है dx डिवाइडेड बाई dt। तो अब हम बात करते हैं d बाई dt ऑफ x, तो यहाँ पे आता है 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 3। तो ये वेलोसिटी आ जाती है यहाँ से 6t माइनस 2। अब हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो ये आता है dv डिवाइडेड बाई dt। तो ये है d बाई dt, और ये है 6t माइनस 2, तो ये बराबर आता है 6 के। तो देखिए, यहाँ से जो एक्सीलरेशन है ये निकल के आता है 6। इसके साथ कोई t की टर्म नहीं है, मतलब कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ, ये फिक्स क्वांटिटी आई है 6। यानी कि 1 सेकंड पे भी अगर आप देखेंगे तो भी एक्सीलरेशन 6 है, 2 सेकंड पे भी एक्सीलरेशन 6 है, कांस्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ये आती है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे देखते हैं। A particle of mass m is moving with velocity v sticks to a wall. What is the magnitude of change in momentum? तो देखिए, ये एक वॉल है और यहाँ से क्या होता है, एक मास आता है और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ये जाके स्टिक हो जाता है। स्टिक हो गया, अब ये मतलब यहाँ पे बाउंस बैक नहीं हुआ है, स्टिक हुआ है। तो देखिए, इनिशियल मोमेंटम जो है p इनिशियली किसके बराबर है, ये बराबर है मास इंटू वेलोसिटी। जो p फाइनल है ये किसके बराबर है, 0। तो जो चेंज इन मोमेंटम है, अगर मैं बात करूँ इसके मैग्नीट्यूड की, तो जो मैग्नीट्यूड है इसका चेंज इन मोमेंटम का, तो वो हो जाएगा mv। तो जो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो mv के बराबर आएगा, क्योंकि फाइनल मोमेंटम में से मैंने इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया, तो 0 में से mv माइनस हुआ, मैग्नीट्यूड लेंगे तो mv आ जाएगा। तो ये जो a है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं। देखिए, केपलर्स लॉ ऑफ एरिया इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ। तो केपलर का जो सेकंड लॉ है, जो क्या कहता है केपलर का सेकंड लॉ, कि dA बाई dt जो होता है ये L डिवाइडेड बाई 2m होता है। यानी कि यहाँ से अगर मैं एक सिंपल सा इसका लॉजिक थोड़ा सा इस लॉ को बताऊँ, तो ये क्या है कि ये तो है इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, जो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, और सन मान लीजिए यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, और अर्थ जो है वो यहाँ है, और लेट से 1-2 दिन में ये इतना ड्यूरेशन ट्रेवल करती है। तो इसने जो एरिया स्वीप किया वो ये है, इसको मैं कह देता हूँ एरिया A1। और लेट से जब ये यहाँ आ जाती है तो ये 1 दिन में लेट से इतना एरिया, ये अप्रोक्सीमेट बनाया है मैंने, नथिंग एल्स। मतलब मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि टी टाइम में अगर इतना एरिया स्वीप करती है और इतना ही टाइम इंटरवल में इतना एरिया स्वीप करती है, तो ये जो एरिया A1 है ये एरिया A1 होता है A2 के बराबर। तो A1 A2 बराबर होता है, यानी कि इक्वल एरिया इज स्वेप्ट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ये किस पे बेस्ड होता है, इसका जो इक्वेशन आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2m। एल कांस्टेंट रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो लॉ ऑफ एरिया निकल के आता है इस तरीके से। मास ऑफ द प्लेनेट तो m है,
तो यहाँ से जो कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वो है एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम नहीं है। ये जो प्लेनेट होता है उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता है। अगर देखेंगे तो यहाँ पे मास तो सेम है बट वेलोसिटी प्लेनेट की चेंज होती जाती है, तो ये नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो ये मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया कि केपलर लॉ का जो लॉ ऑफ एरियाज है किस पे बेस्ड है, वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि कार्नोट इंजन इज हैविंग सिंक टेम्परेचर ऑफ, इसका सिंक का टेम्परेचर, जैसे मैं कार्नोट इंजन बना देता हूँ पहले, ये T हाई होता है और ये Q1 हीट लेता है और वर्किंग सब्सटेंस जो होता है इसमें से वर्क निकाल लेता है, और जो Q2 हीट है ये रिजेक्ट होती है लोअर टेम्परेचर पे, और इसकी जो एफिशिएंसी है ये दी जाती है 1 - TL डिवाइडेड बाई TH। इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी दी जाती है। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन में पहले तो ये पुट कर देता हूँ फर्स्ट पार्ट, ये कार्नोट इंजन इज हैविंग सिंक टेम्परेचर ऑफ 150 K विथ एफिशिएंसी ऑफ 25%। तो एफिशिएंसी को पुट कर देता हूँ, 25% का मतलब हो गया 1/4, और ये आएगा 1 - T लोअर जो है, सिंक टेम्परेचर जो है 150 है और ये T हाई है यहाँ पे। तो ये यहाँ से मैं पहले सबसे पहले T हाई निकालता हूँ, तो ये आता है 150 डिवाइडेड बाई TH, और यहाँ से आता है 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो जो T हाई निकल के आता है ये निकल के आता है यहाँ से 200 K। तो ये T हाई यहाँ पे निकल के आता है 200 K। तो ये तो हमने निकाला टेम्परेचर जो सोर्स का है। T हाई को सोर्स टेम्परेचर भी बोला जाता है। तो ये सोर्स टेम्परेचर आया और ये आया यहाँ पे 200 K। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि सिंक का जो टेम्परेचर है TL, ये TL डैश हो गया। अब इसको चेंज कर रहे हैं और इसको लोअर कर रहे हैं हम 100 K पे। तो क्या एफिशिएंसी होगी? तो अब बड़ा सिंपल सा है, नई जो एफिशिएंसी है वो है 1 - TL डैश डिवाइडेड बाई TH, क्योंकि सोर्स का टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है। तो जो नई एफिशिएंसी है ये आ जाएगी 1 - TL डैश। TL डैश जो है ये 100 K किया हमने, और जो TH है वो फिक्स है, वो 200 ही है। तो यहाँ से आ गया 1 - 1/2 यानी कि 1/2, और 1/2 का मतलब हो गया 50%। तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है ये निकल के आती है 50%। 50% एफिशिएंसी हो जाती है कार्नोट इंजन की। तो ये फिफ्थ है। आगे का पार्ट देखते हैं, 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन है। व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स वेट। तो देखिए जब बॉडी को वाटर में हम ले जाते हैं तो क्या होता है, देखिए एक हवा में जब बॉडी होती है तो ये मास m है तो mg नीचे लग रहा होता है। एयर का हल्का फुल्का बायंसी फोर्स लगता है जो करीब कम हो, मतलब बहुत कम होता है। ये बायंसी फोर्स को जो है बड़ा कम होता है। बट जब वाटर में लेके जाते हैं, जब वाटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा कि इसके ऊपर जो बायंसी फोर्स है ये Fb डैश ये थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा बल्कि, और ये जो mg है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो बॉडी का अगर नेट वेट लेंगे
तो वो कम हो जाएगा, क्योंकि बायंसी फोर्स जो होता है ये ऊपर की तरफ लगता है। तो एयर तो इतना बायंसी फोर्स नहीं लगाती, बट वाटर जो लगाता है वो अच्छा खासा बायंसी फोर्स लगाता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी अच्छी खासी होती है। और ये जो बायंसी फोर्स का मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो कितना होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ वाटर सिग्मा। डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो सिग्मा है, और जो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है वो v है, और ये g है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही बायंसी फोर्स है, बट जो एयर की डेंसिटी है उसको रो ले लेते हैं अगर, तो ये रो v g था। तो ये तो जो सिग्मा है दैट इज ग्रेटर देन रो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बायंसी फोर्स बहुत ज़्यादा एक्ट कर रहा है वाटर में। तो वाटर में अगर बहुत ज़्यादा बायंसी फोर्स है तो वेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इट्स वेट डिक्रीजेस। तो वेट जो है डिक्रीज, देखिए वेट और मास में थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँगा। ये वेट पूछा है यहाँ पे, तो वेट जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वेट इज द फोर्स है, ये नेट फोर्स जो है वो वेट है। अगर मैं मास कहता तो मास तो इसका चेंज नहीं होता, बट वेट की बात है तो ये चेंज होगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इन रेडियस r विद टाइम पीरियड t1, इफ इट इज सेंट टू द ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड t2, व्हाट इज द रेशियो t2/t1। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो केपलर ने लॉ दिया था वो दिया था t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। जो टाइम पीरियड होता है वो जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है उसके क्यूब के टाइम का स्क्वायर जो होता है, रेडियस जो ऑर्बिट की होती है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं t1² t2/t1 पूछा है हमसे, तो हम t2² डिवाइडेड बाई t1² करते हैं। तो यहाँ पे आएगा r2³ डिवाइडेड बाई r1³ जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा t2² डिवाइडेड बाई t1², और जो r2 रेडियस है वो है 4r, और ये जो r1 रेडियस है ये है r, और यहाँ पे आ गया क्यूब। तो t2 डिवाइडेड बाई t1 का होल स्क्वायर जो है ये आ गया यहाँ पे 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब का मतलब हो गया 64। अब हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो जो t2/t1 है अगर इसकी बात की जाए तो ये आ गया 8, तो ये रेशियो आ गया यहाँ से 8:1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये निकल के आता है 8:1। t2/t1 पूछा है, और अगर t1/t2 पूछा होता तो 1/8 आ जाता। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इनसाइड ए सोप बबल इज रिलेटेड टू सरफेस टेंशन टी एंड रेडियस आर है। तो जो एक्सेस प्रेशर है वो सोप बबल में, सोप बबल है ये है, लिक्विड ड्रॉप नहीं है, सोप बबल है। अब सोप बबल में ये किस तरीके से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है डेल्टा पी दैट इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाई आर। 2t/r जो होता है ये रिलेशन होता है लिक्विड ड्रॉप का, और ये तो रिलेशन होते नहीं है, ये दो रिलेशन है लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के, वो इस तरीके से होते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी है इस केस में। देखिए ये नवा क्वेश्चन है, इफ फॉर ए थर्मोडायनामिक सिस्टम डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 35 जूल एंड डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू -15 जूल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि ये जो डेल्टा क्यू होता है ये बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, डेल्टा क्यू जो है ये है 35, डेल्टा यू हमको निकालना है, और डेल्टा डब्ल्यू जो है दैट इज -15। तो यहाँ से रिलेशन आता है 35 + 15 दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो यहाँ से ये रिलेशन निकल के आता है 50 जूल। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो है 50 जूल। तो इस तरीके से 50 जूल जो है ये करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। -15 था इसलिए माइनस जब उधर जाएगा तो 50 आ जाएगा। इसी तरीके से 10th क्वेश्चन है। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए 2 कूलम चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पोटेंशियल 2 वोल्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले तो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बना देता हूँ। कैसी भी सरफेस हो सकती है, बट लेट अस से ऐसी सरफेस है जिसपे जो पोटेंशियल है वो सेम है, 2 वोल्ट है, इस पे सेम पोटेंशियल है थ्रू आउट इस सरफेस पे। ये जो सरफेस दी हुई है
इस सरफेस पे या इस बोर्ड पे, मान लीजिए ऐसा बोर्ड ही मैंने ड्रॉ किया और इस बोर्ड पे जो है 2 वोल्ट का पोटेंशियल है और इस पे मैं एक चार्ज है, इस चार्ज को मैं यहाँ पे 2 कूलाम का चार्ज है, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचा देता हूँ, ए से बी तक। तो इसमें कितना काम करना पड़ेगा? तो देखिए वर्क डन जो होता है, ये होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा वी, जो चेंज इन पोटेंशियल होता है उसके बराबर होता है। अब देखिए ए पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है ये 2 वोल्ट है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, और बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल जो है वो 2 वोल्ट है। तो यहाँ से W जो आएगा ये आएगा Q मल्टीप्लाइड बाई 0 यानी कि 0, यानी कि जो वर्क डन होगा ये होगा 0 जूल, 0 जूल का वर्क डन होगा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के केस में। तो ये करेक्ट आंसर है इसका। क्योंकि देखने से क्या लगता है कि ये पोटेंशियल 2 वोल्ट दे रखा है तो हम सीधा सीधा इसमें पुट कर दें Q और V को पुट कर दें 2 तो ये 4 आ जाए आंसर, बट ऐसा नहीं है। देखिए ये जो क्वांटिटी है ये डेल्टा V है, चेंज इन पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है वो लेना है। तो अब क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये 0 आती है। अब देखिए 11th क्वेश्चन दिया है कि इफ इन 2 पैरेलल कंडक्टर्स करंट इज फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम। तो देखिए ये जो 2 कंडक्टर्स हैं और पैरेलल हैं, तो पैरेलल के केस में क्या होता है कि कैसे अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, तो ये फोर्स इधर लगेगा और ये फोर्स इधर लगेगा। एक पहला दूसरे पे जो फोर्स लगा रहा है वो इस तरफ है, दूसरा पहले पे जो फोर्स लगा रहा है वो डाउनवर्ड है, तो अट्रैक्ट करेंगे। जब 2 पैरेलल वायर्स होते हैं तो जब 2 पैरेलल वायर्स अगर इनमें करंट सेम जा रहा होता है तो ये अट्रैक्ट करते हैं, और अगर ये करंट इस तरीके से जा रहा होता, एंटी पैरेलल नहीं होता, ये अपोजिट डायरेक्शन में होता, पैरेलल तो है बट अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा होता तो ये रिपेल करते। अब मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये इस तरीके से लगेगा। अब मैं इसका रीजन भी बता देता हूँ आपको कि क्यों होता है ऐसा। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण। देखिए ये मैं इस वायर को कहता हूँ ये वायर 1 है और ये वायर 2 है। तो इस पे देखिए ये जो फर्स्ट वायर है इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनवर्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब फोर्स कैसे लगेगा? तो फोर्स जो लगता है, जो फोर्स है यहाँ पे F, ये फोर्स लगता है I और ये होता है L क्रॉस B। तो इस तरीके से होता है यहाँ पे। तो जो L है वो तो है अपर डायरेक्शन में और जो B है वो है इनवर्ड। तो फोर्स लग गया इस तरीके से। इस थर्ड जो रिमेनिंग जो फिंगर्स हैं, जो डायरेक्शन है वो दिखा रही है इधर की तरफ, तो ये फोर्स लग गया इधर की तरफ। इसको आप स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं कि L जो है वो इस तरफ है, L की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और जो B की डायरेक्शन है वो इनवर्ड है। तो जैसा मैंने आपको वेक्टर्स में बताया था, L को पकड़ के जब B की तरफ घुमाएंगे हम तो जो डायरेक्शन है दूसरे वेक्टर की वो इस तरफ आएगी। तो ये जो है फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आती है। अब देखिए ये तो फोर्स हो गया इस तरीके से, ये जो फर्स्ट ने सेकंड पे लगाया। अब मैं इसकी बात करता हूँ फोर्स ऑन सेकंड ने जो लगाया फर्स्ट पे, वो ऐसा क्यों आया? तो इसको भी देखिए आप कि ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आया। अभी आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आया तो यहाँ पे फोर्स की बात करेंगे तो ये तो है L इस तरीके से, ये B है, ये B आउटवर्ड है और ये जो डायरेक्शन है जो ये फिंगर जो बता रही है वो हो गया फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो भी फोर्स इस तरीके से आता है इस डायरेक्शन में। और अगर हम बात करें कि जो फोर्स है वो कैसे आएगा और दूसरे वेक्टर तरीके से, तो देखिए L इस तरफ है, B इस तरफ है। तो L को पकड़ के B की तरफ घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, यानी कि फोर्स इधर आएगा। तो ये जो फोर्स है इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से म्यूचुअल अट्रैक्शन का फोर्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अट्रैक्टिव। इसी तरीके से आप ये जो मैंने तरीका बताया वो इन पे लगा के आप देख सकते हैं। अगर ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता तो ये रिपल्शन का फोर्स होता।
अब देखिए ये भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्लक्स फाई एसोसिएटेड विद गाउसियन सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लक्स फाई होता है ये होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो कितना आ जाएगा ये फाई, ये आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फाई है यहाँ से आ जाता है दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से फ्लक्स एसोसिएटेड जो होता है ये होता है 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है समेशन Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए, अभी पूरा पेपर नहीं हुआ है। पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चंस लेंगे। तो ये जो पेपर है इसके जो सॉल्यूशन है वो पेपर के साथ सॉल्यूशन भी हमने इस बुक में दिया हुआ है, आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। थ्योरीज के लिए आप इन दोनों बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।